Hi students, today we are going to study polynomial chapter number 2 of class 10th. ये जो चैप्टर मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा बिकॉज ये जो चैप्टर है क्लास 10th में इसका पूरा डायरेक्ट लिंक क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से है. जो बेसिक थिंग्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एटसेट्रा, जितना भी आपने पढ़ा था 9th में वो सब यूज़ होगा 10th क्लास में. आपको बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा इस वीडियो में. एंड ऑल्सो रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम को भूलना मत स्टूडेंट्स, वो भी काम आएगी. उसके बेसिस पे भी 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं क्लास 10th में. एंड ऑफ कोर्स कुछ न्यू टॉपिक्स होंगे बिकॉज हम एक क्लास अपग्रेड होकर आए हैं क्लास 9th से, तो डेफिनेटली डिफरेंट टॉपिक्स विल बी देयर. उनको हम समझेंगे डिटेल में विद सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स? लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स, basic terminology right from the scratch, and then we will jump to exercise 2.1 and 2.2. In this video I have covered up till 2.2. 2.3 की मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा. So let's come students. So students, today we are going to discuss about polynomials, which is chapter number 2 class 10th. Okay, so हम class 10th का polynomial chapter number 2 के बारे में डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में भी पढ़ा था. This chapter was in class 9th also, and there also it was chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 पर ही था, जहाँ पर आपने पॉलिनोमियल्स, उसके टाइप्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड सम आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी. ओके, एंड उन आइडेंटिटीज के बेस पर आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे. नाउ इन दिस चैप्टर हमें क्या पढ़ना है? हमें सीखना है कि कैसे कुछ पॉलिनोमियल इक्वेशंस की हम जीरोस निकाल सकते हैं. उनका आपस में जीरोस का रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. बट डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ फिर से पॉलिनोमियल का, सो डैट आपको क्लास 10th में भी कोई दिक्कत ना आए. अगर कोई बच्चा 9th क्लास में पॉलिनोमियल ढंग से नहीं समझ पाया तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इस वीडियो में मैंने स्क्रैच से स्टार्टिंग से पॉलिनोमियल समझाया है और एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 के क्वेश्चंस मैंने पूरे सॉल्व करे हैं इस वीडियो में. सो स्टूडेंट्स विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड देन एक्सरसाइजेस. ओके, सो जस्ट स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम. पॉलिनोमियल के बारे में समझते पहले हमें चैप्टर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स. अगर हमें चैप्टर का मीनिंग क्लियर नहीं है ना तो हमें यही पता ही नहीं लगेगा कि हमें उस चैप्टर में पढ़ना क्या है. चैप्टर का मीनिंग क्लियर होने से हमें बहुत से कॉन्सेप्ट, हमें मीनिंग से ही हम अगर उसके डिक्शनरी मीनिंग पर जाए तो उससे हमें पता लग जाता है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. सो जो पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्ड स्टूडेंट्स डिफरेंट लैंग्वेज के हैं. यस, ये दे आर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज स्टूडेंट्स. पॉली जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और वेयर एज नोमियल जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, और ये दोनों लैंग्वेज से मिलकर ये पॉलिनोमियल बना है. ग्रीक लैंग्वेज में पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड लैटिन लैंग्वेज में नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स, और यू कैन से पार्ट्स. ये दोनों ही मीनिंग होते हैं. नाउ एवरीबडी नोज देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स लाइक ज्योमेट्री, arithmetic, algebra, trigonometry, calculus, which you will study in class 11th and 12th. So there are so many branches students. तो जो polynomial है ना, ये algebra branch में लाई करता है. So today we are going to discuss so many things regarding algebra because polynomial chapter lies in this category, this branch of mathematics, that is algebra. Okay, now students, let's understand what can be the definition of polynomial through this meaning of poly and nomial. So polynomial means many terms, means any algebraic expression which have many terms. ऐसी algebraic expression जिसमें बहुत सारी terms हो. अब ये terms क्या होती हैं? अब इसको हम डिटेल में समझेंगे. See students, जो terms है, पहले मैं term के बारे में बताता हूँ, then terms आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा. What do you mean by term? Term 2 पार्ट से मिलकर बनी है और इनके बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन रहेगा. एक पार्ट इधर रहेगा और एक इधर रहेगा. अब वो दो जो पार्ट्स हैं, they are known as variables and constants. Yes, variables and constants. अब कांस्टेंट क्या होते हैं? हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा के लिए रहती हैं. लाइक हमारे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स, वो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होंगे.
तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे डिजिट्स को हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर टर्म की स्टार्टिंग में, तो दैट इज नोन एज कांस्टेंट. सो यहाँ पर इट कैन बी 2, इट कैन बी -2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी √2, एनीथिंग. सो एनी रियल नंबर कैन कम हियर इन द स्टार्टिंग. एंड इफ वी टॉक अबाउट वेरिएबल्स, जब हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, सो कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, लाइक वो कांस्टेंट नहीं रहती हैं, वो वेरी करती हैं. फॉर एग्जांपल हमारी एज वो फिक्स नहीं है, वो बढ़ेगी, हर साल बढ़ती है. हमारे एम्स वो चेंज होते रहते हैं. हमारी इच्छाएं वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं. तो वेरिएबल्स को अगर हम उसी कॉन्सेप्ट से समझें तो वेरिएबल इंग्लिश लेटर के कुछ सारे जो हमारे लेटर्स हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं मैथमेटिक्स में. इट कैन बी एक्स, इट कैन बी वाई, इट कैन बी जेड, इट कैन बी ए, एनीथिंग. सो टर्म कंसिस्ट ऑफ रियल पार्ट एंड वेरिएबल, एंड रियल पार्ट को हम बोलेंगे कांस्टेंट. सो कांस्टेंट एंड वेरिएबल मिलकर हमारे को टर्म देते हैं, टर्म हमारे पास आती है. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको और इलाबोरेट करने वाला हूँ, वो ध्यान से समझो स्टूडेंट्स. क्या है, अगर मैंने ऐसे लिखा 2x, तो मैंने भी स्टार्टिंग में क्या बताया था, टर्म में क्या होना चाहिए, एक रियल पार्ट यानी कांस्टेंट होना चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए. तो 2 में हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और ये हमारा वेरिएबल है. दिस इज कांस्टेंट. 2 मींस 2 ही होगा, उसका मतलब 3 नहीं हो सकता. जबकि x की मैं कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, लाइक 1, x = 2, x = 3, एनीथिंग. सो दिस इज वेरिएबल, ये वेरी करेगा, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टर्म. टर्म इज कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर. सो टर्म में मैंने आपको बताया कि हम कोई भी रियल पार्ट रख सकते हैं. रियल पार्ट मीन्स रियल नंबर बेसिकली. इट कैन बी √2x, इट कैन बी 7y, इट कैन बी 8/3z, इट कैन बी -4/7x, इट कैन बी डेसिमल ऑल्सो 2.1y, इट कैन बी 3.754a. So these are all terms, single terms. When so many terms are added by operators or subtracted, are joined by operators plus or minus. Okay, either plus or minus. No multiply, no divide. Only two operators will be applicable. Understand? Suppose there is a term 2x and there is a term 4y with different variables. If I am adding or subtracting by operators plus and minus, then these are known as many terms, more than one terms. Okay. Now it can be anything like √2y minus 7z plus 3x. So many terms, 1, 2, 3 terms. This is one term, this is second term, this is third term. Now we will understand the degree of the term. Now the new topic is degree of the term. Terms हमें समझ में आ गई. Now the topic is degree of the terms. What do you mean by the degree of the term? Suppose मैंने ऐसे लिखा यहाँ पर 3x. तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी? यहाँ पर कुछ लिखा तो यहाँ पे 1 होगा, तो इसकी डिग्री स्टूडेंट्स क्या हुई? 1 हुई. अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 4y⁻², 4y², तो यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर होगी वही डिग्री होगी, दैट इज 2. इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट से मेरा डिग्री का कोई भी लेना देना नहीं है. नाउ अगर मेरे पास मोर देन 2 टर्म्स है लाइक 3x + 4y², अब यहाँ पर देखो वेरिएबल्स अलग अलग हैं. ओके, वेरिएबल्स अलग अलग है तो डिग्री यहाँ पर ऐड हो जाएगी 2 and 1, 2 + 1 दैट इज डिग्री हो जाएगी 3. बट अगर मेरे पास ऐसे होता है 3x + 3x⁻², तब वेरिएबल सेम है, तब डिग्री ऐड नहीं होगी. तब एट दैट टाइम जो हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर डिग्री होगी 2. आई होप आपको डिग्री समझ में आई होगी. सो स्टूडेंट्स, जस्ट मैंने भी आपको डिग्री ऑफ टर्म्स के बारे में बताया कि किसी भी टर्म की हमें डिग्री कैसे देखनी है. बट देयर आर सम कंडीशंस टू राइट द डिग्री ऑफ द टर्म. वो टर्म कहलाएगी या नहीं, ये उसकी कंडीशंस पर डिपेंड करेगा. एंड द कंडीशन इज कि किसी भी टर्म की जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. अब ये क्या वाला है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है भैया? मैंने अगर बोला 3x⁻², 3x², तो ऑब्वियसली ये टर्म है. ओके, बट अगर मैंने बोला 3x⁻², देन दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज टर्म. ये टर्म नहीं कहलाएगा बिकॉज कंडीशन इज दिस, रिस्ट्रिक्शन है. कंडीशन जो है वो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो माइनस नहीं हो सकता. पहली बात, नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, इंटीजर होना चाहिए बट वो नॉन नेगेटिव वाला चाहिए. मीन्स 0 से स्टार्ट हो सकता है. मतलब अगर मैं बोलूँ 3x⁻0 तो ये सही है, तो ये नॉन नेगेटिव बिकॉज 0 का कोई साइन नहीं होता. 3x बोलूँ तो ठीक है, 2y बोलूँ तो ठीक है, 2y² बोलूँ ठीक है, 2y⁻7 बोलूँ तो ठीक है. और ये जो डिग्रीज हैं ये फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती बिकॉज इंटीजर मीन्स इंटीजर. अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2x⁻√2, देन दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ टर्म. अगर मैंने ऐसे लिख दिया 3x⁻7/5, तब भी ये टर्म नहीं कहलाएगा. ओके, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक टर्म नहीं कहलाएगा तब ये, बिकॉज हमेशा हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर ही चाहिए, यानी नेगेटिव भी नहीं चाहिए और हमें इंटीजर ही चाहिए. उसमें फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती, डेसिमल भी नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे लिखा 3√x, देन इसका मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे सर x के ऊपर तो 1 है. नहीं, x के ऊपर 1 कैसे? अरे रूट का मतलब क्या होता है? x⁻1/2.
आपने पढ़ा होगा नाइन्थ एंड एट्थ में कि जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ a टू द पावर 1/2। तो ये टर्म्स में इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सर ने बोला कि 3x टू द पावर 0 कैसे काउंट होगा, क्योंकि ये तो पहली बात तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं डेसिमल है, तो ये कंसीडर होगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे अगर किसी की पावर 0 होता है, मैंने आपने लॉ ऑफ जब आपने लास्ट ईयर रैशनल नंबर पढ़ा होगा तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे आपने, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि किसी की पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है 1। तो यहाँ पर भी सेम क्या होगा 3 × 1 विच इज इक्वल टू 3। तो आपने इससे एक और चीज़ सीखी कि आपके पास अगर कोई भी एक टर्म ऐसी है जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर 0 है तो वो कांस्टेंट टर्म भी कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, आप यहाँ पर कुछ भी कर दो, 3y टू द पावर 0, वेरिएबल चेंज कर दिया सपोज हमने, पर रहेगा तो वो क्या 1 ही रहेगा ना, वो रहेगा तो 3 × 1 3, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 आंसर विल बी सेम। यहाँ पर भी क्या होगा 3 × 1 विच इज इक्वल टू 3, कांस्टेंट रहेगा। आप यहाँ पर 3 टू द पावर 3 × z टू द पावर 0 कर दीजिए, वेरिएबल चेंज कर दो भले ही, पर आंसर वही आएगा 3 × 1 इक्वल टू 3, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। इसमें आपने देखा कि वैल्यू वेरिएबल रखने के बाद भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया, उसकी डिग्री पढ़ाई, डिग्री ऑफ टर्म क्या होती है, टर्म समझाया, डिग्री ऑफ टर्म समझाया, देन कंडीशन भी समझाई। तो ये सब कॉन्सेप्ट बेसिक समझाने के पीछे मतलब यही था कि आपको पॉलिनोमियल अब आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे देखते हैं। पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म्स, तो इट मीन्स पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्म्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 2x + 3y तो एक पॉलिनोमियल है बिकॉज इट हैज मोर देन वन टर्म। ओके, अगर मैं बोलूं 2x² + x + 3 तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मोर देन 2 टर्म्स हैं, 1 2 3। अगर मैं बोलूं -2x टू द पावर 7 - x + y तो ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल विद टू वेरिएबल्स है, x भी है और यहाँ y भी है, तो ये पॉलिनोमियल है लेकिन बट इट इज अ पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल। ओके, एंड एक चीज़ और याद रखनी है, अगर हमारे पास जब सेम वेरिएबल हो तो हमें उन वेरिएबल्स की जो पावर है उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में है या असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करके लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पॉलिनोमियल ऐसा आ गया 2x² - 7x टू द पावर 1 + 3x टू द पावर 5, तो जो सबसे बड़ी पावर होगी टर्म की वेरिएबल के ऊपर उसको हम पहले लिखेंगे, देन हमारे पास आएगा प्लस का 2x², देन आएगा हमारे पास -7x। आपको हमेशा अलजेब्रिक पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल हमेशा याद रखना है वेरिएबल्स की डिसेंडिंग पावर ऑर्डर में ही लिखना है, मतलब उसकी डिग्रीज देखनी है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल देखना है, पावर ऑफ द वेरिएबल देखना है सॉरी, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो पहले x की पावर 5 आएगा, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1, और लास्ट में अगर एक कांस्टेंट यहाँ पर होता सपोज तो यहाँ पर कांस्टेंट आता, बिकॉज कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो लास्ट में क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मीनिंग इज सेम। अभी थोड़ी देर पहले समझाया, एनीथिंग टू द पावर 0 1 तो 7 × 1 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मीनिंग इज सेम, मीनिंग सेम है भैया। तो इसलिए कांस्टेंट हमेशा लास्ट में आएगा, क्यों, इसकी पावर 0 है तो 1 के बाद ही 0 छोटा नंबर है तो उसके बाद आएगा। तो आपको पॉलिनोमियल लिखना भी आ गया। नाउ पॉलिनोमियल को कितने बेसिस पर डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इनके बारे में हम समझते हैं। सो पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पहले पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में डिवाइड किया गया, देन दूसरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री जो मैंने आपको समझाई। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बारे में हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि यहीं से चैप्टर मेन स्टार्ट होता है। ये समझ में आया तो हमें पता लग जाएगा कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने पॉलिनोमियल में जो पहला आता है वो आता है मोनोमियल, मीन्स ओनली वन टर्म। देन आता है बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स। देन ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। एंड इसके बाद जितने भी बनते हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। सो पॉलिनोमियल बेसिकली हैविंग मेनी टर्म्स। सो मोनोमियल में एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, लाइक 3y - 8z। देखो एक एक टर्म सिंगल टर्म्स है, कॉमन लगाया मीन्स वो अलग अलग टर्म्स में बता रहा हूँ एग्जांपल्स। इट कैन बी 2/7y। मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म। बाइनोमियल में 2 टर्म्स आ जाएंगी। अगर आप 2 वेरिएबल के साथ देना चाहते हैं वो भी ठीक है, सिंगल के साथ बताना चाहोगे तो देखिए कैसे बनेगा। तो अगर हम सिंगल वेरिएबल के साथ चाहेंगे तो हमें पावर एटलीस्ट चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, यहाँ 1, तो मतलब पावर में डिफरेंस अलग अलग होना चाहिए। अगर आपने सेम रखा सपोज 2x 3x तो 5x हो जाएगा ना। अगर सपोज आपने रखा 2x + 3x तो अब ये बाइनोमियल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि तो ऐड होकर 5x होने वाला है, ये तो 5x हो जाएगा, तो ये तो सिंगल टर्म हो गई, मोनोमियल हो गया। तो मैं ये बता रहा था अगर आप सेम वेरिएबल रख रहे हैं तो पावर में चेंज आएगा। अगर आप डिफरेंट वेरिएबल्स रख रहे हैं लाइक 7x + 5y देन इट इज ओके, तब ये बाइनोमियल है क्योंकि इट हैज 2 टर्म्स। नाउ ट्राइनोमियल समझते हैं। अगर हम डिफरेंट वेरिएबल के साथ समझे तो 2x + 3y + 4z, आप माइनस भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि प्लस ही हो। ओके, अगर सेम वेरिएबल के साथ रखें तो कैसे होगा, 4x टू द पावर 3 + 5x + 7, तो ये हमारे 3 टर्म्स हो गए, ट्राइनोमियल हो गए। अब आप बोलोगे सर x³ के बाद आपने x² क्यों नहीं लिखा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 के बाद पावर आपको 2 ही लेनी है, 1 भी आ सकती है, वो मिसिंग है, मिस हो सकती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने x की पावर 3 के बाद x ले लिया तो गलत हो जाएगा, नो, इट इज ऑल्सो राइट। नाउ हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के ऊपर ही हमारा मेन चैप्टर डिपेंड है। क्लास 10th का जो पॉलिनोमियल है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के ऊपर ही डिपेंड है। तो पहला हमारा होता है, ओके, मैं यहाँ से पूरा स्पेस ले रहा हूँ। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पहला जो है हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें पावर 1 हो, डिग्री 1 हो। फॉर एग्जांपल 8y, यहाँ पर देखो पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर आप मैनी टर्म्स से बता सकते हैं, लाइक 8y प्लस 2x, देखिए आप पावर 1 है दोनों जगह। ओके, सो लीनियर मीन्स हैविंग पावर 1, डिग्री 1। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी, डिग्री 1 होगी। फिर आता है हमारा क्वाड्रेटिक, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और 4th चैप्टर में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। क्वाड का मतलब यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2, लाइक 2x² प्लस 3x प्लस 1। ओके, अगर आप अलग अलग वेरिएबल से करना चाहे वही बता सकते हैं, बट हमें सेम वेरिएबल से ही है इस चैप्टर में, तो मैंने एग्जांपल उसी टाइप का लिया है। सो मैंने आपको बताया लीनियर बताया, क्वाड्रेटिक बताया। अब थर्ड होगा जिसमें पावर होगी 3, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। एक भी क्वेश्चन मत करना, वो आपके 10th बोर्ड में नहीं आएगा, बट हमें पता होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें पावर कितनी रहेगी, डिग्री कितनी रहेगी 3, लाइक 3x टू द पावर 3, 3 की जगह कुछ यहाँ और ले लो, -7 ले लिया, -7x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 5। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। सेम वेरिएबल वाला मैंने एग्जांपल लिया है। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 y टू द पावर 3 माइनस 5y² प्लस 9। दिस इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। इसके बाद जो लास्ट आपको समझना है वो है बाई क्वाड्रेटिक, बिकॉज उसके बेस पर भी कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 में, बाई क्वाड्रेटिक। सो बाई क्वाड्रेटिक ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वाड्रेटिक में 2 है अगर डिग्री, तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगी? डिग्री 4 होगी। फॉर एग्जांपल 2x टू द पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल हो गया, बिकॉज हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, तो इसलिए बाई क्वाड्रेटिक हुई। सो ये था स्टूडेंट्स जनरल कंसेप्ट पॉलिनोमियल का। और अगर मुझे बीच में कुछ जरूरत लगेगी कॉन्सेप्ट बताने की, वो मैं एक्सरसाइज सॉल्व करते करते आपको बता दूंगा। हाँ, पढ़ने से पहले एक टॉपिक हम और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और समझ लेते हैं, बिकॉज वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल हम जीरो कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो आप वो भी समझ लीजिए। पॉलिनोमियल आई होप समझ में आ गया होगा, मींस एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स। ओके, एंड ये अब जो टॉपिक है वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल की जो उसमें पुट होने पर उसकी वैल्यू को जीरो बना दे, वो है एग्जैक्ट डेफिनेशन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ मैं, पहले आपको लीनियर पॉलिनोमियल से समझाता हूँ। जैसे 2x प्लस 7 है। अब मैं x में ऐसी क्या वैल्यू पुट करूँ कि मेरे पास इसका पूरा आंसर क्या बन जाए? इक्वल टू 0 बन जाए। तो मैं क्या करूँगा? इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर बैठा दूँगा। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है तो मैं इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लिख दूँगा। फिर क्या करूँगा? 2x इक्वल टू ट्रांसपोज करूँगा, ये 7 हो जाएगा तो -7, तो x इक्वल टू हो गया -7/2। तो -7/2 एक ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर, x की जगह वेरिएबल की जगह पुट करने पर उसकी वैल्यू को 0 बना देगी। तो यही है 0 या रूट। 0 भी बोल सकते हैं या रूट भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ओके, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 इंटू -7/2 और +7, तो 2 से 2 कर गया, क्या बचा यहाँ पे स्टूडेंट? -7 और ये +7 था। देखिए आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसलिए -7/2 0 है इस पॉलिनोमियल का, और ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इस तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरोस कैसे निकालेंगे वो मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 में समझाऊंगा। तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल है, ग्राफ बेस पर है। ग्राफ प्लॉट नहीं करने हैं, उस ग्राफ को देख के बताना है कि इसमें कितने जीरोस होंगे। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2.1। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं अपन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ बताया पॉलिनोमियल के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, व्हाट डू मीन बाय जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। तो इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.1, जिसमें एक ही क्वेश्चन है बस और है ही नहीं, तो उसमें पूछा क्या है बेसिकली? उसमें पूछा है कि आप नंबर ऑफ जीरोस बताइए ग्राफ को देखते हुए। कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं पॉलिनोमियल के, लिखा था ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन बिलो। सो ये ध्यान देना है हमें, मेन चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो ग्राफ है वो पॉलिनोमियल फंक्शन x पे गिवन है, यानी जो वेरिएबल x काउंट होगा इसमें। ओके, एंड क्या पूछा है इसमें और बाकी? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x के कितने जीरोस होंगे हर एक ग्राफ में आपको बताना है। 6 ग्राफ दिया, 1 2 3 4 5 6, सब में आपको जीरोस बताने हैं। तो आपको बस ध्यान रखना, अगर फंक्शन p ऑफ x दिया तो हमें सिर्फ x एक्सिस को ही चेक करना है। अगर कोई भी लाइन या कर्व x एक्सिस पे टच करेगा या उसे क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो हम नंबर ऑफ जीरोस उतने हम उसे काउंट करेंगे, उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो पहले ग्राफ देखते हैं पर इसमें आप देख सकते हैं जो लाइन है वो y एक्सिस को टच कर रही है, x एक्सिस पर कुछ भी कर्व या लाइन टच नहीं हो रही है। तो ये ग्राफ के जो जीरोस होंगे वो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे स्टूडेंट? 0 होंगे, कुछ भी नहीं होगा, निल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं निल, नो जीरोस। यहाँ आप लिख सकते हैं निल या नो जीरोस इन क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आप देखो यहाँ पर x एक्सिस यहाँ पर एक बार क्रॉस हो रही है, यहाँ पर ये देखिए। तो जब एक बार क्रॉस हो रही है यानी टच कर रही है उसे, तो नंबर ऑफ जीरोस काउंट होंगे 1, इसके होंगे 1 जीरोस, क्योंकि यहाँ पर ये जो दूसरा टच हो रहा है वो y एक्सिस पे हो रहा है, x एक्सिस पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर उसे काउंट कर लेंगे यहाँ पर 1 जीरोस। थर्ड पार्ट में देखिए आपको x एक्सिस कितनी बार टच हो रही है या क्रॉस कर रही है? 1 2 एंड 3। यहाँ पर देखिए मैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स बना देता हूँ यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पार्ट पर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे स्टूडेंट? 3 जीरोस, क्योंकि x एक्सिस पे वो 3 बार क्रॉस कर रहा है या टच कर रहा है, तो 3 जीरोस होंगे इसके आंसर। अब आ जाइए फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कर्व 2 बार टच हो रहा है, क्रॉस कर रहा है 1 2, तो इसके होंगे 2 जीरोस। हमें सिर्फ x एक्सिस पे चेक करना, बिकॉज फंक्शन जो है x है, y इज इक्वल टू p ऑफ x है। अगर x इक्वल टू p ऑफ y होता, यहाँ पर अगर y होता तो मैं फिर y एक्सिस पे चेक करता कितनी बार टच या क्रॉस हो रहा है, पर यहाँ पर ब्रैकेट में x है तो बस आप उसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखिए कितनी बार टच हो रहा है? 1 2 3 4, तो इस ग्राफ के हो गए 4 जीरोस, इस ग्राफ के हो गए 4 जीरोस।
क्योंकि 4 बार वो टच करते हुए या क्रॉस करते हुए से जा रहा है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बार क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर देखिए टच हो रहा है और यहाँ पर भी टच हो रहा है, तो 3 बार ऐसा हो रहा है, क्रॉस टच टच, तो इसके हो गए जीरोस, 3 जीरोस। दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स इतना ही था, आपको बस ग्राफ देख के बताने थे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1। कोई भी डाउट हो, अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करने हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा न्यू वीडियो बनाकर। Now students, before directly going to exercise 2.2, I would like to share some theoretical concepts with you. कुछ theoretical concepts की हम बात करते हैं, like geometrical meaning of the zeros of a polynomial, कि अगर हम किसी भी polynomial, चाहे वो linear हो, चाहे वो quadratic हो, चाहे वो cubic हो, तो उसका geometrical meaning क्या होगा, यानी उसे हम ग्राफ पे अगर प्लॉट करेंगे तो हम वहाँ पर जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम समझते हैं। देन वी विल मूव अहेड टू रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो हम बाद में समझेंगे। तो इसको समझते हैं। सपोज मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल को ले लेता हूँ, एक लीनियर पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो उसका फॉर्म ax प्लस b होता है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ax प्लस c, इट कैन बी pq प्लस a, इट कैन बी एनीथिंग, बट वेरिएबल एक ही होगा और उसकी पावर मैक्सिमम कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी। लाइक यहाँ पर वेरिएबल अगर मैं x ले रहा हूँ तो 1 होगा। a एंड b मेरे क्या होंगे, कोएफिशिएंट्स होंगे, कोएफिशिएंट्स, ओके। इनको हम कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं, जो वेरिएबल के पीछे और अकेले भी मिलेंगे आपको। और इट कैन बी एनी रियल नंबर। सपोज यहाँ पर मैं बोलूँ तो यहाँ पर वेरिएबल मेरा x है, यहाँ पर देखिए पावर 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। को ये a एंड c विल बी कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट होंगे हमारे। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर q को वेरिएबल माना तो यहाँ पर a एंड p एंड a विल बी माई कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स। ना अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं, सपोज मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया एंड वी आर टेकिंग द ग्राफ ऑफ दिस ax प्लस b। सो जब भी आप प्लॉट करेंगे पॉइंट्स, आपको एक इक्वेशन गिवन होगी लाइक दिस, 2x प्लस 5, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ओके। तो इसके आप जीरोस निकालिए 2 और 3 एंड देन प्लॉट कीजिए। तो जीरोस कितने होंगे स्टूडेंट्स, 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जितनी डिग्री होती है, जितनी पावर होती है वेरिएबल की, जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर, उतने ही जीरोस होते हैं। तो लीनियर का हमेशा एक ही जीरो आएगा। तो ये वेरिएबल x है, तो हमेशा ये लाइन है, एक बार x एक्सिस पे टच करते हुए, इसे इंटरसेक्ट करते हुए आगे चली जाएगी। एक जब भी आप प्लॉट करेंगे, सपोज इसका क्या आएगा सॉल्व करके, 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू आएगा -5/2, तो -5/2, तो यहाँ नेगेटिव साइड आएगा, तो आप यहाँ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से लाइन इस तरह से प्लॉट क्रॉस करते हुए चली जाएगी, इंटरसेक्ट करते हुए चली जाएगी। वो यहाँ से भी जा सकती है, समटाइम्स इक्वेशन चेंज होगा तो यहाँ से भी जा सकती है, किसी भी कोऑर्डिनेट से, बट x एक्सिस पे एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी, एक ही बार टच करेगी। ना अगर हम समझते हैं क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर स्टूडेंट्स कितनी थी, 2 थी। तो उसका हम जनरल एक्सप्रेशन समझते हैं और एक एग्जाम्पल से उसके कर्व के बारे में बात करते हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx भी होता है एंड ax² प्लस c इक्वल टू 0 भी होता है। ये तीनों ही क्वाड्रेटिक के फॉर्म है स्टूडेंट्स। अगर c 0 रखा तो आपके पास ये फॉर्म आएगा, अगर आपने b 0 रखा तो ये फॉर्म आएगा। आप a कभी भी 0 नहीं रख सकते, बिकॉज अगर आपने a 0 रखा तो x² गायब हो जाएगा, और x² गायब हुआ तो फिर तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। वो क्वाड्रेटिक कैसे हुआ? क्वाड्रेटिक के लिए मुझे क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 चाहिए। और जब भी आप इसके प्लॉट करेंगे पॉइंट्स, आपके पास कोई भी इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपको हमेशा पैराबोला मिलेगा, एक कर्व मिलेगा पैराबोला। इट इज़ लाइक यू शेप, ओके। ऐसा भी हो सकता है, आप प्लॉट करने के बाद इसका शेप डाउनवर्ड भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ओके स्टूडेंट्स। अपवर्ड भी हो सकता है ये सिर्फ ऑरिजिन्स को टच करते हुए जाए। इट कैन बी एनीथिंग, और इसे हम क्या बोलेंगे, पैराबोला। ये जो शेप होता है हमेशा पैराबोला ही मिलेगा, PARABOLA, पैराबोला। इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप 11th क्लास में और पढ़ेंगे। दोज हु विल टेक मैथमेटिक्स इन क्लास 11th, वो डिटेल में आप पढ़ोगे पैराबोला क्या है। बस अभी इन क्लास में आपको ये समझना है कि जो कर्व का शेप होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो पैराबोला होता है। और वो क्योंकि ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर कितने जीरोस होंगे स्टूडेंट्स, 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो पैराबोला, जब भी आप इसका ग्राफ बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमेशा पैराबोला बनेगा और वो x एक्सिस को 2 पार्ट पे टच करके आएगा। देखिए ये जो पैराबोला बनाया मैंने, यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट, इधर पे देखिए, यहाँ पर देखिए 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको दिखेंगे हमेशा, ओके स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ और उसकी जनरल इक्वेशन आप देख लीजिए कैसे होती है। इट विल बी ax³ क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 रहनी चाहिए क्यूबिक के लिए, क्यूबिक में पढ़ा रहा हूँ। तो क्यूबिक में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, एक और वेरिएबल, एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक और टर्म आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर 3 मेंटेन करनी है। तो ये इसका जनरल इक्वेशन हो गया। अब जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस पे देखिए 3 टाइम्स टच करेगा और इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा या इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। तो ये देखिए 1 2 3 कुछ इस तरह से मिलेगा आपको ग्राफ, 2 बार कर्व मिलेंगे लाइक दिस ऐसे। तो देखिए 1 2 एंड 3 जीरोस विल बी देयर बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 3।
क्यूबिक पॉलिनोमियल इज नॉट इन योर सिलेबस, तो आपको इसकी डिटेल ज़्यादा नहीं पढ़नी है। इसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक, तो बाई क्वाड्रेटिक आपका थर्ड एक्सरसाइज में है, थर्ड एक्सरसाइज में 2.3 में, एंड उसमें निकलेंगे आपके 4 जीरोज। कितने स्टूडेंट्स होंगे? 4 जीरोज होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि जीरोस का, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अब हम समझेंगे कि आपस में रिलेशनशिप क्या है जीरोस का एंड कोफिशिएंट्स का। कोफिशिएंट्स मैं फिर से बता दूं, कोफिशिएंट्स वो होते हैं जो वेरिएबल से पहले लिखे होते हैं, रियल नंबर एंड ये कांस्टेंट टर्म, इनको हम कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट टर्म बेसिकली नहीं इंक्लूड होगा, कांस्टेंट ही कहलाएगा। बस कोफिशिएंट आप ये ध्यान रखना जो वेरिएबल से पहले होगा, जो रियल नंबर पार्ट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। चलिए हम समझते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं जो मेरा मेन टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसी बेसिस पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 डिपेंड है। सो अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है मैंने यहाँ पर और उसे सॉल्व किया है, उसके जीरोज निकाले। तो जीरोज को पहले हम समझ लेते हैं, जीरोज होते क्या हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कैसे आएंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए। आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे बेसिकली, जो हम 8th क्लास से सीखते हुए आए हैं। तो क्या आएगा हमारे पास? दैट विल कम -4x + 3x - 2। मिडिल टर्म क्या होगा? -4x + 3x, क्यों? क्योंकि 6 × -2 -12 होता है, -4 × 3 -12 भी दे रहा है, और -4x + 3x मुझे -x दे रहा है, तो मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट एकदम सही है। फिर मैंने क्या किया, इधर से कॉमन ले लिया, 2x कॉमन आ गया और 3x - 2 ब्रैकेट में बचा, सेम ब्रैकेट यहाँ कॉपी होगी और यहाँ +1 आएगा। फिर यहाँ से कॉमन लिया 3x - 2 2x + 1 = 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें जीरोज निकालने, तो =0 चलता रहेगा RHS में। सॉल्व किया तो x की वैल्यू एक आ रही है 2/3 और एक x की वैल्यू आ रही है -1/2, तो यही मेरे जीरोज हैं। एक मेरा हो गया ये अल्फा और ये मेरा हो जाएगा बीटा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज बीटा। इसको आप ध्यान से पहले आप देख लीजिए, ये है मेरा अल्फा एंड दिस इज माई बीटा। इन्हीं का रिलेशनशिप यहाँ पर हमें बताया हुआ है। क्या होता है रिलेशनशिप स्टूडेंट्स? जो अल्फा + बीटा होता है वो -b/a के बराबर होता है। -b मीन्स ये वाला b, इस b की बात हो रही है जो x से पहले है, और a इसकी बात हो रही है जो x² से पहले है। तो अल्फा + बीटा हमेशा याद रखना स्टूडेंट -b/a के बराबर होता है। अभी मैं ये रिलेशनशिप डिराइव भी करूंगा कि ये रिलेशनशिप आया कैसे, ये रिलेशनशिप आया कैसे। रटना तो है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, बट हमें पता होना चाहिए डेरिवेशन भी कि ये आया कैसे। ओके, कैसे कंपेयर करके आया तो ये बताऊंगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? अल्फा × बीटा, दैट इज इक्वल टू c/a होगा हमेशा। तो c कौन सा? ये वाला c, और ये हमेशा यही वाला a x² का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। तो बुक्स में आपको लिखा होगा यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, तो यहाँ पे ऐसे हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बुक में यहाँ पे लिखा होगा अल्फा + बीटा विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और अल्फा × बीटा में लिखा होगा c की जगह कांस्टेंट टर्म एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x²। तो दैट इज ऑल्सो ओके, आप चाहे ऐसे याद रखें या वैसे याद रखें, मीनिंग इज सेम। अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। ये रिलेशनशिप आया कैसे वो मैं बताऊंगा, समझते हैं। चलिए सो स्टूडेंट्स, अब समझते हैं वो रिलेशनशिप जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया वो आया कहाँ से। वो सम ऑफ जीरोज -b/a ही क्यों होता है, यानी अल्फा + बीटा -b/a क्यों होता है, एंड अल्फा × बीटा c/a क्यों होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ। सपोज मैं आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं हम, ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म है, और उसके हमें 2 जीरोज हैं हमारे पास। क्या हमने सपोज कर लिया कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं p(x) के, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बना है। लास्ट ईयर 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, फैक्टर थ्योरम, बस उसी का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर कोई किसी के जीरोज हैं तो उसके अपोजिट साइन उसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, क्योंकि वेरिएबल x है तो यहाँ लिखेंगे x - अल्फा। इसका अल्फा का अपोजिट साइन क्या होगा? -अल्फा, तो x - अल्फा हो गया। और बीटा का अपोजिट साइन क्या होगा? -बीटा, तो x - बीटा वेरिएबल के साथ लिख दिया अपन ने, आर फैक्टर्स ऑफ p(x) हो जाएंगे। p(x) के क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो p(x) है वो मैं क्या लिख सकता हूँ? इट इज़ k × x - अल्फा × x - बीटा। अब ये कैसे? क्योंकि फैक्टर तो हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, और k क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर k इज एनी कांस्टेंट। यहाँ लिख देना वेयर k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, k का भी आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा क्यों मैंने यूज़ किया है, k इज अ कांस्टेंट। अब आपकी p(x) की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स? ये थी ax² + bx + c, वो यहाँ पुट कर दो, ax² + bx + c, और RHS में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज चलने दो। ओके, अभी RHS में आप कुछ बस चेंज करिए, यहाँ पे इसको एज इट इज चलने दीजिए, x - अल्फा × x - बीटा। अब आप क्या करो, इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कराओ। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा? देखो k का कुछ नहीं करना है, x का x से हुआ तो क्या आएगा? x² आएगा। और जब आप x का बीटा से भी और अल्फा का x से और अल्फा का बीटा से करा देंगे तो आपके पास एक पोजीशन पर आप आएंगे जहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आएगी -अल्फा + बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा के साथ दोनों के साथ x आएगा तो कॉमन लेके मैंने x बाहर लिख दिया,
एंड लास्ट में अल्फा इंटू बीटा होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। आप मल्टीप्लाई करा के देखना ये, ठीक है, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करानी आती होंगी। तो उसमें से क्या होगा, दो टर्म्स ऐसी मिलेंगी, माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स। तो उसमें माइनस कॉमन ले लेना और एक्स को बाहर कर देना और अल्फा प्लस बीटा एक साथ ले लेना। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे सम ऑफ जीरो चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी। अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं तो इस इक्वेशन में डाल देना, तो आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। मतलब जो भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर गिवन होगी, जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जब आप करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो इसी इक्वेशन को हमें, इसी जनरल फॉर्म को हमें यूज़ करना है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और LHS में कोई चेंज नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमारा काम आएगा कंपेयर कराने का। k का भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दो तो फायदा होगा, फिर उसके बाद हम कंपेयर करा देंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो k का क्या होगा, x स्क्वायर के साथ kx स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देन हमारा माइनस साइन एज इट इज k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पर। देन प्लस k का अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा के साथ भी होगा, k अल्फा इंटू बीटा भी कर दिया मैंने। ओके, ब्रैकेट ओपन कर दी बेसिकली मैंने। अब मेरे को क्या करना है, कंपेयर कराना है। जो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर होगा, बी एक्स यहाँ पर एक्स है तो एक्स वाले के साथ कंपेयर होगा, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ कंपेयर होगा। ओके, तो अब कंपेयर कराते हैं अपन। नाउ अब जब हम कंपेयर करेंगे, मैं थोड़ा सा इरेज कर दिया ऊपर का बिकॉज मेरे को स्पेस चाहिए थी। तो अब जब हमने कंपेयर कराया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था स्टूडेंट्स, याद रखना। तो अब कंपेयर होगा तो मैंने लाइक टाइम के साथ कंपेयर होंगे, तो यहाँ लिख दीजिए आप कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स एंड सी पार्ट कांस्टेंट टर्म्स। सी मतलब कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स पर आप इसको क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे बोथ साइड पर। तो हमारे को क्या मिलेगा, जो a की वैल्यू होगी वो k के बराबर होगी, एक्स स्क्वायर तो कंपेयर होकर कैंसिल हो गया, तो a जो हो गया हमारा हो गया k के बराबर। सिमिलरली अगर मेरा यहाँ पे bx और इसका होगा कंपेयर, तो x और x कैंसिल, तो क्या बचा मेरा b की वैल्यू मेरे पास बची k अल्फा प्लस बीटा, यही बची मेरे पास b की वैल्यू। और यहाँ पे माइनस साइन था तो यहाँ माइनस साइन भी लेंगे, देखो माइनस था यहाँ पर तो एज इट इज लिया। और मेरे पास कांस्टेंट वाला क्या पार्ट होगा, जो c होगा वो किसके बराबर होगा, k अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म आई है आपके पास वो ये आई है, a इज इक्वल टू k, मतलब हम k की जगह a रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जरा अल्फा प्लस बीटा निकालना है रिलेशन, तो b को यहीं रहने दो, माइनस k इधर ले आओ, और मेरे पास क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। k की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, a, तो यहाँ पर देखो b अपॉन माइनस a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इस माइनस को ऊपर ले जा सकते हैं अपन, तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा मेरा हो गया माइनस b अपॉन a। तो ये जो मैंने रिलेशनशिप बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ से कंपेयर होकर डिराइव हुआ है, ऐसे वो आया है। अब अल्फा इंटू बीटा का देखते हैं अपन, इसी तरह सेम। अब हम क्या देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये ध्यान से पढ़ लो। अल्फा प्लस बीटा देखिए माइनस b अपॉन a आया कंपेयर कराने पे। सिमिलरली अब मैं क्या कराऊंगा, अल्फा इंटू बीटा के लिए कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना अब जरा। जो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो मैं k को इधर ले आता हूँ c के नीचे, c बाई k इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा हो गया मेरे पास बेसिकली। k की जगह मैं क्या पुट करा सकता हूँ, a, तो मेरे पास क्या हो गया c अपॉन a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। यानी आप घुमा के लिख सकते हैं, चाहे इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, मीनिंग इज सेम। तो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, c अपॉन a। सो आई होप आपको रिलेशनशिप जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गए होंगे। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.2। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.2। मैंने आपको जितनी भी थ्योरी पढ़ाई है इसके बेसिस पर वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम इन क्वेश्चंस में लगा देंगे और इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है आपको उनके जीरोस निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके हमें जीरोस निकालने हैं और हमें वेरीफाई भी करना है इनके जीरोस और इसके कोफिशिएंट्स को। तो कोफिशिएंट्स कौन से, ये जो हमारे वेरिएबल्स के पहले जो कोफिशिएंट्स है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ 1 लेंगे हम, इधर पर हम 1 एज्यूम करेंगे, इधर पर इस x का कोफिशिएंट -2 है साइन के साथ हम पढ़ेंगे, और ये c इज -8 दैट इज कांस्टेंट। तो हमें ये जो रिलेशनशिप आता है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का वो वेरीफाई भी करना है, वो हमें एस्टैब्लिश भी करना है। तो फर्स्ट वी विल गो फॉर इट्स जीरोस। हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x मान लेंगे। इस पॉलिनोमियल को आप कुछ भी एक नाम दे सकते हैं, बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल विद फंक्शन x, बिकॉज वेरिएबल x है, तो हम क्या लिखेंगे, हम मान सकते हैं कि ये p ऑफ x है। हमेशा p ऑफ x पढ़ना है, px नहीं पढ़ना है। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। टू फाइंड द जीरोस ऑफ p ऑफ x, अगर मुझे इसके जीरो निकालने हैं, टू फाइंड जीरोस ऑफ p ऑफ x, तो ये जो p ऑफ x है ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो p ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 शुड बी इक्वल टू 0। नाउ कहानी आती है जीरोस निकालने की। तो जीरोस मानी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट जो हम 8th क्लास से करते हुए आए हैं, वही सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो -8 है, ये दिस -8 विल मल्टीप्लाई विद द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पर कोफिशिएंट है 1। सो -8 × 1 स्टूडेंट्स कितना होता है, -8। तो -8 मैंने यहाँ पे रफ में लिख दिया।
8 के मैं फैक्टर्स निकाल दूंगा। तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ये सब अभी आपका रफली काम चलेगा। अब आपको इन फैक्टर में से जो हमारे फैक्टर्स क्या है 2 2 2 1, 1 भी एक फैक्टर है, ये कभी कभी यूज़ होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। हमें बेसिकली फैक्टराइज करना है इसे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो हमें दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं, कोई 2 फैक्टर्स इन तीनों को यूज़ करते हुए या चारों को, कि उनका प्लस या माइनस करने पे मुझे मिले -2 और मल्टीप्लाई करने पे मिले मुझे -8। तो स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं? तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्टिंग से पेयरिंग करी यहाँ पर 2 की, और मुझे मिल गया एक नंबर 4 और ये बचा 2। सी स्टूडेंट्स, ये जो फैक्टर बनाना है ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो यहाँ पर 4 और 2 कॉम्बिनेशन ऐसा है, अगर मैं -4 ले लूँ और यहाँ प्लस का 2 ले लूँ तो -4 + 2 मुझे देगा -2, और -4 का अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ 2 के साथ तो वो मुझे -8 देगा, जो मुझे मल्टीप्लाई पे चाहिए। तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्लियर है कि मिडिल टर्म स्प्लिट से मुझे मिडिल टर्म मिल चुकी हैं। तो वो उनको कैसे फिट करना है यहाँ पर, अब वो हम देखते हैं। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझाने के लिए था आपको। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इधर की हेल्प से x² - 4x एंड +2x -8 = 0, -8 एज इट इज, x² एज इट इज, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी थी मुझे। नाउ आप यहाँ से फिर से चेक कर सकते हैं, -4x + 2x -2 दे रहा है, -4 × 2 -8 दे रहा है, तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट सही है। अब मुझे शुरू की जो 2 टर्म्स हैं, टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टूडेंट्स जब मैंने थ्योरी पढ़ाई है। तो x² और -4x जो शुरू की 2 टर्म्स है, इसमें से अब हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन स्टूडेंट्स क्या आ रहा है? ओनली x इज कमिंग कॉमन, x इज कमिंग कॉमन। अंडरलाइन मैंने समझाने के लिए था, इरेज कर रहा हूँ। तो व्हाट इज लेफ्ट? x² में से x चला गया तो x बचा, और -4x में से अगर कॉमन आ गया x तो बचा यहाँ पर -4, ब्रैकेट क्लोज, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओके, नाउ सेम ब्रैकेट, ये ट्रिक है, सेम ब्रैकेट आप थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर कॉपी कर देंगे, x - 4 एज इट इज। ओके, नाउ आपको क्या चाहिए? प्लस का 2x चाहिए, तो यहाँ पर लिख दो +2, और लास्ट में आप -8 चाहिए, वो ऑटोमेटिकली फिट हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 2 4 = 8, वो ऑटोमेटिकली फिट हो रहा है हमारा। देखिए फिर से प्लस माइनस माइनस 2 × 4 8, और ये = 0 चलता रहेगा। सो अब हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, हम फटाफट यहाँ से लिख लेते हैं, इधर ही मैं सॉल्व कर देता हूँ साइड में ही। ओके, सो अब मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? x - 4, एक तो x - 4 आ रहा है मेरे पास, और एक आ रहा है मेरे पास x + 2 जो कि 0 के बराबर रहेगा। x - 4 एंड x + 2 = 0। तो एक बार ये वाली ब्रैकेट x - 4 0 के बराबर हो गई, और एक बार x + 2 मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ रही है? एक आ रही है x की वैल्यू आ रही है 4, और एक आ रही है x की वैल्यू -2। स्टूडेंट्स याद रखना, हमेशा हमेशा आपको और ही बीच में लगाना है, हमेशा आपको और बीच में लगाना है, एंड नहीं लगा सकते। x की वैल्यू या तो 4 होगी या -2 होगी। तो इन्हीं को हम अल्फा एंड बीटा मानेंगे। ये मेरा आ गया एक तरीके से अल्फा, और ये मेरा आ गया एक तरीके से बीटा। ओके, यही हमें अल्फा बीटा मानकर एज्यूम करके चलना है, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन कराना है। इतना आप नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं फटाफट वेरिफिकेशन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल था p of x, उसको हम एक बार दोबारा लिख देंगे। दैट इज आवर x² - 2x - 8, दिस वाज आवर पॉलिनोमियल। यहाँ से हम abc की वैल्यू ले लेते हैं। a की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगी? अगर हम देखें, a इज आवर 1, बिकॉज x² के पीछे वाला जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा a होता है। हमको बेसिकली इससे कंपेयर करना है, जो जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का, उससे हमें इसे कंपेयर करना है। तो a क्या होता है? x² के पीछे जो नंबर होता है, रियल नंबर। b क्या होता है स्टूडेंट्स? जो x के पीछे होता है, दैट इज -2, और c क्या होगा? -8। ओके, इस जनरल एक्सप्रेशन से हमने कंपेयर कर दिया, बेसिकली यही किया है। एंड हमारे जो जीरोज आए हैं, जीरोज क्या आए थे इसके? हमारे जीरोज आए थे -2 एंड 4। जीरोज आर -2 एंड 4। अगर हम पीछे जाकर देखें वापस सॉल्यूशन में, तो -2 एंड 4 मिलेंगे। तो यही हमारे क्या हो गया? अल्फा हो गया एंड बीटा हो गया। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हो गई 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पहला रिलेशन है हमारा सम ऑफ जीरोज, तो उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोज को हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो देखिए, सम ऑफ जीरोज का मैंने रिलेशनशिप बताया था कि अगर हम दोनों जीरोज को प्लस कर दें, दैट शुड बी इक्वल टू -b/a के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा क्या है हमारा? -2, प्लस बीटा क्या है हमारा? 4। यहाँ फॉर्मूले का ऑलरेडी माइनस लगा दिया हमने पहले। b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे -2, तो ब्रैकेट में रख दी, एंड a की वैल्यू क्या है? 1। सो यहीं पर हम कर देते हैं। -2 + 4 कितना होता है स्टूडेंट्स? इट्स 2, बिकॉज 4 बड़ा है तो उसका साइन आएगा 2, माइनस प्लस माइनस 4 - 2 2, इक्वल टू माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? +2, तो 2/1 इज 2। सो सिंस LHS इक्वल टू RHS आ रहा है हमारा, सो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज इज वेरीफाइड। सम ऑफ जीरोज इज वेरीफाइड। सम ऑफ जीरोज हमारा वेरीफाइड हो गया। अब हम चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की तरफ। ना स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस अल्फा का हमें मल्टीप्लाई करना है बीटा के साथ, और जिसका कि रिलेशन होता है c/a। ये वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा वैल्यू इज -2 इंटू बीटा की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है -8, और a की वैल्यू है 1। सॉल्व करिए। -2 इंटू 4 कितना होता है स्टूडेंट्स? -8, एंड -8/1 भी कितना होता है? -8। देखिए मेरे पास जगह नहीं नीचे, आप नीचे ही कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर लिख देंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज वेरीफाइड।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को समझते हैं कैसे करना है। सेम मेथड है, बार बार यही स्टेप्स रिपीट होंगे, तो इन स्टेप्स को तो अपने दिमाग में बैठा लेना आपको। नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट व्हाट वी हैव टू डू, 4s² - 4s + 1 इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, ठीक है। इसके जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस कैसे निकलते हैं स्टूडेंट्स, हमें इसको पहले p ऑफ x मान लेंगे, पॉलिनोमियल x, p ऑफ x मानो, g ऑफ x मानो, कुछ भी मानो, बट यहाँ पर जो वेरिएबल है वो s है, तो हम उसे s ही लिखेंगे। सो लेट इसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन s मान लेते हैं। इसे पढ़ना क्या है, p ऑफ s पढ़ना है, ps नहीं पढ़ना है, पहली बात, ठीक है। सो 4s² - 4s + 1 एज इट इज। अब इसके मुझे जीरोस निकालने थे, सो क्या लिखेंगे हम, टू फाइंड जीरोस ऑफ p ऑफ s। p ऑफ s किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पूरा पॉलिनोमियल है मेरा वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये 1 का हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आता है, 4 के फैक्टर्स निकाल लो, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, तो फैक्टराइज 2 2 1। इन्हीं से हमको दो नंबर ऐसे बनाने हैं कि उनका प्लस या माइनस होकर मुझे मिले मिडिल में -4 और मल्टीप्लाई होकर मिले +4। तो सबको पता है कि मैं ये इंडिविजुअल ले लेता हूँ, -2 -2 -2 मुझे -4 भी दे रहा है, और इनका अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे +4 भी मिल रहा है, तो मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट मिल चुके हैं मेरे। सो 4s² - 2s और ये +1 एज इट इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये मिडिल टर्म स्प्लिटेशन तो आता होगा। नहीं आता होगा तो मैं इसकी एक वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। ट्रिक से आप मिडिल टर्म स्प्लिट विद इन 3 सेकंड्स निकाल लेंगे, विद इन 3 सेकंड्स। ओके, तो ये वाला मेथड तो ट्रेडिशनल मेथड है, एक मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा उस मेथड में, उस वाली वीडियो में, और उसको मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। तो चलिए अब अपन इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो शुरू के 2 टर्म्स में से कॉमन आएगा, 4 और 2 में से आ गया कॉमन 2, और s² और s में से आ गया s। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या बचा, पहली टर्म में से 2 × 2 = 4, तो 2s बचा यहाँ पर। मल्टीप्लाई करके देखो वापस, 2 × 2 = 4 होता है, s × s² होता है, यानी हमारा फैक्टराइजेशन सही आया था पहली 2 टर्म में से। और यहाँ पर 2s है, तो यहाँ 2s आप ऑलरेडी बाहर लेके चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा -1 ब्रैकेट क्लोज। सेम ब्रैकेट थोड़ी सी स्पेस देकर हमें कॉपी करनी है, ये ट्रिक है, ठीक है। सेम ब्रैकेट यहाँ कॉपी होगी ना, यहाँ पे क्या चाहिए -2s, ऑलरेडी 2s है तो यहाँ बस -1 लगा दो, क्योंकि माइनस का साइन चाहिए था, तो हम 1 लगा देंगे। तो -1 × 2s -2s, नाउ माइनस माइनस प्लस और 1 × 1 1, लास्ट वाला ऑटोमेटिकली फिट होता है। अगर वो फिट नहीं हो रहा है तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, गलत है। ओके, अब क्या बचा, 2s - 1, और यहाँ से भी 2s - 1 ही बचा, इक्वल टू 0 चल ही रहा है। ये देखिए जरा, 2s - 1, ये दोनों ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट कॉमन लेके यहाँ लिख दें, और जो बचा 2s - 1 वो भी सेम आ रहा है लकीली। अब क्या होगा, 2s - 1 = 0, ये भी बराबर होगा 0 के, और 2s - 1 = 0, ये भी 0 के बराबर होगा। क्लियर। सो 2s = हो गया 1, 1 को उधर ले गया तो s की वैल्यू आ गई 1/2। सिमिलरली यहाँ पर भी यही हुआ, 2s = हुआ 1, तो और s की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा सेम आ रहे हैं हमारे। इन दिस क्वेश्चन हमारा अल्फा और बीटा सेम आ रहा है, आ सकता है, सेम जीरोस हो सकते हैं। ओके, कब होंगे जीरो सेम, ये आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, तब मैं आपको वहाँ पे कंडीशन एक्सप्लेन करूँगा कि कब किन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आंसर सेम आता है, यानी अल्फा और बीटा दोनों सेम आते हैं, जीरो सेम आते हैं, या इनको हम रूट्स भी बोलते हैं, वो सेम आते हैं। कब अलग आते हैं और कब नहीं आते हैं वो भी मैं बताऊंगा, वो चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो चलिए हम इसके वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे अल्फा और बीटा हो चुके हैं, अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन में हम सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिख देते हैं वापस। तो इसका a b c लिख दिया मैंने, a की वैल्यू 4 है, b इज -4, c इज +1। क्लियर। अल्फा इज हाफ, बीटा इज हाफ, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम आई थी हमारी। हमें जस्ट अभी क्वेश्चन जब मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसमें जीरोस निकाले तब हमने चेक किया था। a b c फिर से समझ लो, a जो होता है इधर वाला जो वेरिएबल होता है उसका कोएफिशिएंट होता है, b जो होता है वो इधर मिडिल में जो होता है उसका कोएफिशिएंट होता है, और साइन के साथ हम पूरा लेंगे, -4 है तो -4 लेंगे, c हमारा +1 है। बेसिकली हमें इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कराना होता है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके साथ हमें कंपेयर कराना है। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ अब हम हेडिंग डालेंगे सम ऑफ जीरोस की हेडिंग, इसको सबसे पहले हमें प्रूफ कराते हैं। तो चलिए जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो हमें पास पता है कि जीरोस को मतलब हमें प्लस करना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस होगा, जो कि किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। तो अल्फा हमारा कितना है स्टूडेंट्स, हाफ प्लस हाफ, बीटा भी हाफ है, -b एज इट इज। b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -4 ब्रैकेट में आएगा, बिकॉज ये वाला माइनस जो है वो फॉर्मूले से है, एंड a की वैल्यू है 4। नाउ स्टूडेंट्स सबको पता है हाफ प्लस हाफ 1 होता है, आधी रोटी और एक और आधी रोटी मिलकर एक रोटी बनेगी, तो वैसे ही वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दिया, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। एंड ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4/4 आ गया, इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लो आप, 4 1 = 4, 4 1 = 4, तो 1 = 1 आता है। तो हम लिख सकते हैं सिंस LHS जो है हमारा RHS के बराबर आया है, तो सम ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड, सम ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड, ये हम बोल सकते हैं। क्लियर। अब हम चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख। नाउ फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, जो हमारा पहला जीरो है अल्फा, उसको हमें मल्टीप्लाई कराना है बीटा से, इसका मतलब यही होगा, और जिसकी ये वैल्यू किसके बराबर होती है, हमने रिलेशनशिप पढ़ा है दोनों का, दैट इज c/a। तो अल्फा की वैल्यू फ्रेंड्स क्या है, हाफ है, बीटा भी कितना था, हाफ था, c की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी थी, 1 थी, a की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। यहाँ पर आप सॉल्व करा दीजिए, हाफ इंटू हाफ कितना होगा स्टूडेंट्स, 1/4 होगा, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 1/4 आ चुका है हमारा। हम क्या लिखेंगे फिर से, सिंस LHS जो है हमारा RHS के बराबर आया है, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। हमारा रिलेशनशिप दोनों वेरीफाई हो गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
मिडल टर्म स्प्लिट कराओ, अल्फा बीटा निकालो, कंपेयर करा दो। दोनों रिलेशनशिप मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है, उनके फॉर्म में रखिए आप। ओके, उनके कोफिशिएंट्स यानी जो जीरोस है उनके कोफिशिएंट्स का जो ये हमारा एक जनरल फॉर्म है उससे आपको बस कंपेयर कराना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है और LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। दैट्स इट, दिस इज नोन एज वेरिफिकेशन। ओके, मूव करते हैं थर्ड पार्ट पर। सो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में देखो फिर से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है। ओके, तो इसको हम वेरिएबल एक्स है तो पी ऑफ एक्स ले लेते हैं पहले। तो देखो मैं स्टेप्स बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप समझते जाओ, वही सारे सेम स्टेप्स हैं हमारे। तो हमने इसको 6x² - 3 - 7x रख लिया हमने। ओके, अब मैंने आपको थ्योरी समझाया था जब भी पॉलिनोमियल है उसे हमें बाय डिफॉल्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है वेरिएबल के। देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, तो अब यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये इसके बाद आना चाहिए था, इसको हम अरेंज करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है वो लास्ट में जाएगी। ओके, तो हमने इसको अरेंज कर लिया 6x² - 7x - 3। अब मुझे इसके जीरोस निकालने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड जीरोस ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इट इम्प्लाइज हम क्या लिखेंगे, 6x² - 7x - 3 शुड बी इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिट करना है, 3 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो, -3 का 6 से मल्टीप्लाई कराया तो आया हमारे पास -18। फैक्टर बस लेकिन हम 18 के ही निकालेंगे। तो 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। क्लियर। अब दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट यानी जब हो तो उसका प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए -7 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -18। तो क्या हो सकते हैं वो, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 6 ले लिया और ये 3। देखो 6 और 3 तो 9 होता है, ठीक है, 6 और 3 मिलकर 9 दे रहे तो 7 नहीं आ रहा है, तो ये दो पेयर्स तो नहीं हो सकते हमारे। अब मैंने क्या किया, 9 ले लिया यहाँ से, 3 3 9 और ये 2, 9 में से 2 गया तो 7 बचे मिलेगा मुझे। तो ये फैक्टर मुझे सही लग रहे हैं, इन्हीं को मैं लूँगा। तो मेरे पास मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया 6x² - 9x और प्लस का 2x, क्योंकि -9 + 2 मुझे -7 देगा और -3 एज इट इज आएगा इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, पहले दो टर्म में से 6 और 9 में से कॉमन आता है 3। बेसिकली जो कॉमन ले रहे हैं वो HCF लेते हैं, 6 और 9 का HCF 3 होता है, तो कॉमन मतलब HCF ही कॉमन आएगा। एंड x² एंड x का कॉमन क्या आएगा, x आएगा। ब्रैकेट क्लोज करके हम क्या लिखेंगे, जो इसके साथ इससे हमने कॉमन निकाला, तो 6 में से अगर 3 निकल गए फैक्टराइज फॉर्म में तो यहाँ क्या बचेगा 2। जब भी कॉमन निकाला ना मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में निकलता है फैक्टराइजेशन में, तो 3 2 6 होता है और x² था तो यहाँ पर एक x आएगा। तो देखिए फिर से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 2 6 x × x यानी फिट हो रहा है। और यहाँ 9 चाहिए तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और माइनस करिए तो इसलिए माइनस का साइन लगाया, 3x × -3 - 9x होता है। ब्रैकेट क्लोज, सेम ब्रैकेट यहाँ कॉपी हो जाएगी, ये मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ। इक्वल टू 0 चलता रहेगा। अब यहाँ पर +2x ऑलरेडी है, यहाँ पर +2x ही चाहिए तो यहाँ पे बस +1 लगा दो और +1 × -3 करके देखो -3 आ रहा है, यानी हमारा मिड टर्म स्प्लिट और फैक्टराइजेशन यहाँ पर जो भी हुआ है सॉरी वो एकदम सही हुआ है। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2x - 3 और यहाँ पर क्या आ रहा है 3x + 1 इक्वल टू 0 चल ही रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 2x - 3 जो होगा वो भी 0 के बराबर होगा एंड और 3x + 1 भी 0 के बराबर होगा। जो हमारा 3x + 1 होगा वो भी 0 के बराबर होगा। क्लियर। तो ट्रांसपोज करेंगे तो 2x इक्वल टू होगा 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/2 और यहाँ पर 3x इक्वल टू हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। तो ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। अल्फा इज 3/2 एंड बीटा इज -1/3। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या लिखते हैं वेरिफिकेशन, पॉलिनोमियल, फिर a b c की वैल्यू लिख दी मैंने, यहाँ से देखिए a वैल्यू 6, b वैल्यू -7, c वैल्यू -3, अल्फा मेरा ये आया था, बीटा मेरा ये आया था। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे, तो मैंने हेडिंग डाल ली सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है यहाँ पे 3/2 है एंड बीटा क्या है हमारा -1/3 है। ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि दो ऑपरेटर एक साथ नहीं आते इसलिए ब्रैकेट में रखना पड़ा। फिर माइनस b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -7 है और a की वैल्यू कितनी है 6 है। क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ देखिए अब आप लोग, सो 3/2 प्लस माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स -1/3 इक्वल टू, और यहाँ पर सॉल्व किया तो क्या आएगा +7 और 6 तो एज इट इज। यहाँ सॉल्व करो एलसीएम लेके, 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, 6 डिवाइड बाय 2 3, 3 3 9, 6 डिवाइड बाय 3 2, 2 1 2, ये 7/6 तो एज इट इज चल ही रहा है। 9 - 2 स्टूडेंट्स क्या होता है 7/6 और यहाँ पर भी 7/6 ऑलरेडी है। देखिए एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया फिर से। तो हम क्या लिख देंगे इसके बाद, यहाँ मेरे पास जगह नहीं तो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, सिंस एलएचएस जो है वो मेरा आरएचएस के बराबर आ गया है, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड, सम ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। ऐसे अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है c/a के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3, सी की वैल्यू स्टूडेंट्स है -3 और ए की वैल्यू है 6। सॉल्व कर देंगे हम यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो क्रॉस में कट रहा है, ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो काट डालिए आप यहाँ पे 3 1 3, 3 1 3, सिंप्लीफाई कर दो, अगर कट रहा है तो काटो। अब इजी हो गया ना सॉल्व करना। 1 × -1 कितना होता है स्टूडेंट्स -1, 2 × 1 कितना होता है 2। यहाँ पर भी देखो सिंप्लीफाई करो 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पर भी देखो सेम आ रहा है -1/2। एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया फिर से हमारा। तो क्या लिख देंगे, सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या होते हैं वेरीफाई होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। ये सम्स भी हमारा हो गया फटाफट आसानी से, सेम मेथड है। चलते हैं बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
सो स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिनोमियल है ये भी क्वाड्रेटिक है, बट इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। देखिए जनरली हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, बट ये इससे कंपेयर होने पर मुझे सी की वैल्यू नहीं दे रहा है, यानी सी की वैल्यू यहाँ 0 होगी, यानी ये फॉर्म ऐसा बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह कुछ नहीं इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये फॉर्म भी क्वाड्रेटिक का ही होता है, ये भी जनरल टर्म हो गई, बट इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। इसमें फैक्टराइजेशन करके हमें करना पड़ेगा। कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे हम, जो हमने 8th क्लास में किया था, कॉमन ले लो। तो पहले तो हम इसे लेट पी ऑफ यू ले लेते हैं। लेट पी ऑफ यू इज 4u स्क्वायर प्लस 8u। ओके, अगर मुझे इसके 0 निकालने में मुझे इसे 0 के बराबर रखना पड़ेगा। टू फाइंड जीरोज ऑफ पी ऑफ यू, पी ऑफ यू क्या होना चाहिए 0 के बराबर। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 4u स्क्वायर प्लस 8u शुड बी 0। ओके, अब कॉमन ले लो बस। 4 एंड 8 में से कॉमन क्या आ गया, HCF। बेसिकली HCF निकाल दो आप 4 एंड 8 का, HCF 4 आएगा, वही कॉमन होगा। u स्क्वायर एंड u में u कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचा, u, क्योंकि 4u तो बाहर आ गया, मल्टीप्लाई करके देख लो यही आ रहा है सेम। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस लगाओ, 8 चाहिए, मैं 4 बाहर ऑलरेडी ले चुके तो यहाँ पे 2 बचेगा। u ऑलरेडी इसमें से आप ले चुके हैं बाहर, कुछ नहीं रहेगा, इक्वल टू 0 आ गया। यानी दो फैक्टर हमें दिख रहे हैं, एक ये 4u और एक u प्लस 2। क्योंकि 4u एक फैक्टर इसलिए क्योंकि ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई साइन है यहाँ पर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि 4u होगा वो भी 0 के बराबर हो जाएगा और u प्लस 2 भी 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं फटाफट यहाँ पर। तो 4u इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, u इक्वल टू 0/4, यानी u की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 4 0 होता है। 0 से किसी भी डिनोमिनेटर को डिवाइड करें 0 ही आएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आता है, u इक्वल टू -2। तो अल्फा आ गया 0 और बीटा आ गया -2। अब वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं अपन। वेरीफाई सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है, वो इस क्वेश्चन में भी कैसे होगा देखते हैं अपन। सो स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन में देखते हैं अपन वेरिफिकेशन कैसे होगा। वेरिफिकेशन में मैंने ए बी सी लिख दिया, तो सी की वैल्यू 0 होगी बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन, तो सी वैल्यू विल बी 0। अल्फा मेरा 0 आया था, बीटा मेरा -2 आया था। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज ही निकाल देते हैं। सम ऑफ जीरोज हमारे क्या होंगे, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू -2 है। ओके, एंड माइनस फॉर्म लेगा, बी की वैल्यू 8 है एंड ए की वैल्यू 4 है। सॉल्व कर दो, 0 प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 0 - 2 इज -2। सॉल्व कर दो इधर से, 4 × 4 4 2 8, तो -2/1 इज -2। LHS RHS हमारा सेम आ गया, लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS देयरफॉर सम ऑफ जीरोज इज वेरीफाइड। सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, वेरीफाइड होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं अपन फटाफट। हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हेडिंग डाल दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा, जो कि c/a के बराबर होगा। अल्फा इज 0, बीटा की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 4 है। 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई कराऊँ 0 आता है, 0 का किसी से भी डिवाइड कराऊँ 0 आता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, LHS हमारा RHS के बराबर आ गया, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या होते हैं, वेरीफाइड होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज वेरीफाइड। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी डन हो गया। फटाफट चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या नया है। ओके, सो यहाँ पर आप देखो, फिर से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या क्या टर्म्स मिल रहे हैं। ये हमें मिल रहा है क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, तो ये ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सीधा कांस्टेंट है हमारे पास, क्योंकि सी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिल रही है, बट ये एक्स वाला टर्म गायब है यहाँ पर। तो ये कौन सा फॉर्म है, x² + c का। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम इसे जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चाहिए हमें स्टूडेंट्स, हमें बस पावर ही तो चाहिए 2, हाईएस्ट पावर शुड बी 2, वो है हमारे पास यहाँ पर। तो क्वाड्रेटिक होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो हम इसका 0 भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए कैसे निकालेंगे, हम इसको मानेंगे लेट p ऑफ t इज इक्वल टू t² - 15 टू फाइंड जीरोज ऑफ p ऑफ t। p ऑफ t की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 के बराबर होनी चाहिए। सो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, t² - 15 बराबर हो गया 0 के। तो ट्रांसपोज कर लेते हैं अपन, t² इक्वल टू हो गया 15। जब t का स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट। और जब भी स्क्वायर रूट की हम वैल्यू निकालते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं 15, तो यहाँ पर जब भी स्क्वायर रूट की वैल्यूज निकलेंगी वो हमेशा एक प्लस की निकलेगी और एक माइनस की निकलेगी। वाई, बिकॉज प्लस √15 भी 15 होता है और माइनस √15 भी 15 ही होता है। इसलिए हमेशा स्क्वायर रूट में दो वैल्यूज निकलती हैं, एक प्लस की और माइनस की, उसी नंबर की, सेम नंबर की। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज, एक हमारा t हो गया प्लस √15, ओके स्टूडेंट्स, और एक हमारा t हो गया, एक t की वैल्यू हो गई माइनस √15। तो एक अल्फा आ गया √15 प्लस का, और एक आ गया हमारा बीटा √-15 का। ओके सॉरी, माइनस √15 का, फिर माइनस अंदर नहीं होगा, वो रूट के बाहर ही रहेगा। अब हम देखते हैं वेरिफिकेशन कैसे होगा। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में हम कैसे करेंगे, हमारे पास b की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हमने b की जगह तो ले लिया 0। जब हमने कंपेयर कराया इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमने ये देखा कि हमारे पास a है 1 t², यानी उसके पीछे वाला कोफिशिएंट जो होगा वो 1 होगा। b नहीं है, ये x वाली टर्म मिसिंग है, यहाँ पे t होना चाहिए था, कहीं पे नहीं है, तो b की जगह 0। c हमें मिल गया क्योंकि कांस्टेंट है -15। अल्फा हमारा ये आया था, बीटा हमारा ये आया था। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस कराएंगे। तो स्टूडेंट सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अब तो रट गया होगा ना, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के बराबर। अल्फा हमारा आया √15 प्लस माइनस बीटा आया हमारा √15 माइनस का, ओके, एंड माइनस b की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 1। ना √15 प्लस माइनस √15, प्लस माइनस माइनस होता है,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, ओके। और 0/1 तो स्टूडेंट 0 ही होता है। यहाँ पर वापस आओ तो देखो ये भी 0 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का आपस में उसके अपोजिट साइन से आप माइनस कराएं। ये देखिए प्लस का है, यहाँ पर साइन नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस दोनों आपस में क्या हो गए 0 हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया 0 = 0, क्लियर। यानी LHS हमारा RHS के बराबर आ गया। सिंस LHS इज इक्वल टू आ गया हमारा RHS, देयरफॉर सम ऑफ जीरोज इज वेरीफाइड। सम ऑफ जीरोज क्या हो गए हमारे वेरीफाइड हो गए। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज अल्फा इंटू बीटा विच इज शुड बी इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है अंडर रूट 15 प्लस इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू सी की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है -15, ए की वैल्यू इज 1। नाउ किसी भी स्क्वायर रूट का उसी सेम स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, वो नंबर इटसेल्फ। अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, 15 बढ़िया माइनस का साइन है तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास क्या आएगा -15 इक्वल टू -15/1 क्या होता है स्टूडेंट्स -15 ही तो होता है। तो सिंस LHS जो हुआ वो RHS के बराबर हो गया, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाइड हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज वेरीफाइड। सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1 के 5th तक पार्ट। मैंने 1st to 5th तक आपको कर दिया है। 6th इज होमवर्क। 6th आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना कि सर उसका भी सॉल्यूशन बना दीजिए, तो मैं किसी भी वीडियो में उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा। मीन्स आगे आने वाली वीडियोस जो भी 2.2 या 2.3 पे बनेगी तो मैं स्टार्टिंग में उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, बट आप एक क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। नाउ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बस आपको गिवन है 1/4, -1। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खोजो, बताओ। ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रेस्पेक्टिवली। यानी जो पहला दिया हुआ है कॉमा से पहले जो लिखा है फ्रैक्शन या नंबर कोई भी रियल नंबर वो सम है जीरोज का, और इसके बाद जो लिखा है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। यानी इस क्वेश्चन में हमें जीरोज नहीं दिए हैं और डायरेक्ट क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम दिया है 1/4 और प्रोडक्ट दिया है अल्फा इंटू बीटा -1। इसको यूज करते हुए हमें बनाना है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और स्टूडेंट्स मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, अब फॉर्मूला है इसका, एक फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और उसमें वैल्यू बैठा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय k then bracket x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी सम ऑफ जीरोज प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, यानी हमें क्या याद रखना है, हमेशा ये कंडीशन याद रखनी है जो फॉर्मूला है एक तरीके से। के ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, के अभी मैं बताऊंगा क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज यहाँ रखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ रखेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, के अभी कुछ मत करो, के एज इट इज चलने दो। अल्फा x² एज इट इज आएगा क्योंकि वेरिएबल हम x का ही लेके चल रहे हैं जनरली। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 और इंटू एक्स एज इट इज रहेगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने क्या बैठा दिया 1/4 क्योंकि सम ऑफ जीरोज क्वेश्चन में गिवन है, एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना स्टूडेंट्स -1। बस अब इसे सॉल्व करना है हमें। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये आपको सारा पूरा समझ में आ गया होगा कि मैंने बस यहाँ से जो क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू इस फॉर्मूले में बैठा दी, पुट कर दी। अब इसके बाद देखिए कैसे होगा, यहाँ पर ये x का मल्टीप्लाई करा दो ऊपर 1 के साथ और इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। ओके, ये तो हमारा एज इट इज चलेगा ही चलेगा। k देन x² माइनस x/4 और प्लस माइनस माइनस होता है 1। अब क्या करेंगे, अब आप एलसीएम ले लीजिए। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। तो k ब्रैकेट को एज इट इज चलने दो, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, इधर भी x के 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो। तो एलसीएम क्या आ गया 1 4 1 का एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट्स 4 डिवाइड बाय 1 4 इंटू x² 4x² आ गया हमारे पास। ये माइनस का साइन एज इट इज, 4 डिवाइड बाय 4 1 इंटू x देन माइनस का साइन एज इट इज, 4 डिवाइड बाय 1 4 4 1 जा 4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती हुई दिख रही है। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर का क्या करना है, डिनोमिनेटर का कोई यूज नहीं है, इस डिनोमिनेटर को हम बाहर ले लेंगे। तो कैसे बाहर आएगा देखना, k के साथ तो एज इट इज रहेगा, k एज इट इज आएगा जब ये बाहर आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो ये बाहर कैसे आएगा 1/4 के फॉर्म में बाहर आएगा क्योंकि न्यूमरेटर में हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया तो 1 लिखेंगे वहाँ पर, और यहाँ से हमने 4 को पूरा बाहर ले दिया है, पूरा बाहर कर दिया ब्रैकेट के। तो हमारे पास ब्रैकेट क्या बची अंदर 4x² माइनस x माइनस 4। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट अभी k का क्या करना है और ये 1/4 कैसे गायब होगा। सी आप k की वैल्यू यहाँ पर 4 डाल के इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप k की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k के लिए कुछ भी हो सकता है, मतलब k वैल्यू विल बी एनी रियल नंबर एंड दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये बना है ये k की किसी भी वैल्यू पर एप्लीकेबल रहेगा। तो अब इसको एंड कैसे करना है, ठीक है, आप यहाँ सीधा डायरेक्ट लिख देंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा इरेज ऊपर यहाँ इरेज करके यहाँ पे बता देता हूँ आपको। स्टार्टिंग का तो आपने लिख लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए आपको बस एंडिंग कैसे करनी है, एंडिंग जरूरी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन में आप एंड कैसे करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप बस इतना लिख दीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² माइनस x माइनस 4 फॉर एनी वैल्यू। ओके, फॉर डिफरेंट वैल्यूज लिख दो, एनी की जगह आप लिख सकते हो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, आप k की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k हम जनरली 1 पुट करते हैं, बट यहाँ पर अगर हमें कैंसिल करना हो, k को गायब करना हो 1/4 को बजाय में 4 पुट कर दो तो देखो 4 से 4 कट हो जाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखा दूँ, आपको वैसे एग्जाम में आंसर बस यहीं तक लिखना है बट फिर भी उसे देखिए आप कैसे गायब कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कैसे हर चीज़ मैनेज की जाती है। तो पुट k = आप 4 कर दीजिए, तो क्या होगा 4 × 1/4 एंड 4x² माइनस x माइनस 4
तो ये अपना कट गया, तो आंसर क्या हुआ, यही तो मेरा आंसर है, मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट के को गायब करो या ना करो, दैट इज डिपेंडिंग ऑन यू। आप डायरेक्ट पॉलिनोमियल बता दीजिए ब्रैकेट वाला एंड के की लिख दीजिए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के इट इज एप्लीकेबल। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, √2 एंड कॉमा 1/3। तो पहला जो पोर्शन दिया है वो दिया है, कॉमा से पहले जो लिखा है वो अल्फा प्लस बीटा है और कॉमा के बाद है वो अल्फा इंटू बीटा। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स, बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं वो इसे अल्फा मान लेते हैं, इसे बीटा, और फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं अलग से। अब बोलते हैं सर पता नहीं हमारा एग्जाम में टीचर ने गलत क्यों कर दिया, हम तो सही करके आए थे। भैया क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में लिखा है गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप निकालने वाले हैं इस फॉर्मूले से, उसका ऑलरेडी सम और प्रोडक्ट उन्होंने दिया हुआ है, तो वो ही हमें यूज करना है। ये वैल्यू इस फॉर्मूले में बैठा दो, आंसर आ जाएगा आपके सामने। देखिए कैसे होगा, चलने में वैसे ही x स्क्वायर एज इट इज। देखिए x की जगह कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, अगर यहाँ y स्क्वायर लोगे तो यहाँ पे y लगा देना, अगर यहाँ z स्क्वायर लोगे तो यहाँ पे z लगा देना, वेरिएबल आपकी मर्जी, वेरिएबल आपकी मर्जी। ओके, हम जनरली x लेके चलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, √2 होता नहीं, मतलब यहाँ गिवन है √2, तो √2 लिया मैंने और इंटू x एज इट इज प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह मैंने बैठा दिया 1/3। कोई डाउट, इसको हम सॉल्व कर देते हैं फटाफट। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये वाली यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर दो, x का मल्टीप्लाई करा दो 1/3 एज इट इज। इसके बाद एलसीएम ले लेंगे अपन, देखिए फटाफट क्या होने वाला है, यहीं पर ही देख लेते हैं अपन। ओके सो ये देखिए k एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो माइनस √2x, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस √2x और प्लस 1/3 एज इट इज, कोई इसमें चेंज नहीं। एलसीएम ले लो फटाफट, इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे क्या है 1, एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। k को बाहर चलने दो, k इज एनी रियल नंबर। ओके 3 डिवाइड बाय 1/3, 3 इंटू x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस एज इट इज 3 डिवाइड बाय 1/3, 3 इंटू √2, 3 √2x प्लस एज इट इज 3 डिवाइड बाय 3 1, 1 इंटू 1 1 एज इट इज। इस 3 को हम बाहर लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा 1/3, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो क्या हो गया स्टूडेंट्स k इंटू 1/3, ब्रैकेट में क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स आपका। ये तो बस एडजस्ट करना है, k की वैल्यू आप 3 डालो चाहे आप कुछ भी डालो, तो आपका आंसर तो आपके पास आ चुका है। तो अब एंडिंग कैसे करनी है, एंडिंग देख लीजिए फटाफट मैं यहाँ लिख देता हूँ एंडिंग कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है और k को हम कैसे गायब करेंगे। सो यहाँ पर लिख दो सीधा, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, दैट्स इट। k की आप वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए। ओके दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब k को अगर बाई चांस अगर आपको गायब कराना है, आपका बहुत ही मन हो रहा है कि नहीं k को मुझे गायब कराना है, तो आप k की वैल्यू 3 पुट कर दो। k की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट कर देंगे आप, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, पुट k इज इक्वल टू 3। ये स्टेप जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सो 3 इंटू 1/3 ब्रैकेट ये एज इट इज 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 एज इट इज, 3 से 3 कट गया तो देखिए यही बच रहा है आंसर। आप k की जगह कुछ भी डाल सकते हैं, 1 डालना 1 भी डाल सकते हैं, k की जगह 3 से डाला क्योंकि 3 से 3 कट रहा है, 4 डालो 5 डालो कुछ भी डालो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ब्रैकेट वाला ही काउंट होगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा 0 दिया, अल्फा इंटू बीटा √5 दिया, 0 दिया तो बहुत जल्दी फटाफट आंसर आएगा। सो फिर से हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। x स्क्वायर माइनस 0 डॉट x, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई यहाँ पर, एंड अल्फा इंटू बीटा इज √5 गिवन स्टूडेंट्स। 0 का मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर, तो x स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, फॉर्मल 0 इंटू x इज 0, उसको इतना पोर्शन आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि तो 0 से गायब हो चुका है और माइनस साइन भी ये ले उड़ा, तो बस आपका यहाँ पर आएगा प्लस √5, दैट्स इट। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, बट k की वैल्यू आप पुट कर दो 1 या लिख दो कि दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k। सो देयरफॉर लिख दो जी यार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर प्लस √5 फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, फॉर डिफरेंट, यहाँ जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, दैट्स इट स्टूडेंट्स, हो गया ये। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। स्टूडेंट इसमें देखते हैं अपन को क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। पुट कर दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारा फॉर्मूला यही है कि एज इट इज रहेगा x स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 है, 1 डॉट x, डॉट मींस मल्टीप्लाई, याद रखना डॉट मींस मल्टीप्लाई, यहाँ पर डेसिमल नहीं है, प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 है तो 1 रख दिया अपन ने। ओके k आ गया x स्क्वायर, सॉल्व कर दो 1 इंटू x तो माइनस x और प्लस 1 एज इट इज। ये रहा मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k। ओके आप लिख सकते हैं, लास्ट में लिख देना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k। ओके मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप पीछे वाले क्वेश्चन में देख के वो कॉपी कर सकते हैं वहाँ से। थैंक यू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन 5 पार्ट में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा 1/4। फ्रैक्शन सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये फॉर्मूला है, सपोर्ट करो वैल्यू, गेट द आंसर। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस 1/4। अब यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा बिकॉज यहाँ पे दो ऑपरेटर एक साथ नहीं आ सकते, तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी बीच में, x एज इट इज आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ स्टूडेंट्स 1/4, तो यहाँ 1/4 मैंने पुट कर दिया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अपन, माइनस का मल्टीप्लाई करा तो प्लस हो जाएगा और ये x का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे हम, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो k एज इट इज स्टूडेंट्स x स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया, 1 इंटू x इज x अपॉन 4 प्लस 1/4 एज इट इज, कोई डाउट नहीं यहाँ पर ले लो 1, क्योंकि किसी के नीचे कुछ नहीं तो वहाँ पर 1 है। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 4, ये लाइन एकदम स्ट्रेट खींच दूँ जरा एक मिनट। हाँ एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स 4 डिवाइड बाय 1 4 इंटू x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड 4 1 इंटू x प्लस 4 डिवाइड 4 1 इंटू 1 1।
नीचे वाला हमेशा डिवाइड होगा ऊपर वाले से, जो आंसर आता है वो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले न्यूमरेटर से। फिर से देखो 4 डिवाइड बाय 1 4, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 डिवाइड 4 1 1 इंटू x, 4 डिवाइड बाय 4 1 1 इंटू 1 1। ये 4 कैसे बाहर आएगा? 1/4 के फॉर्म में। आपको सबको पता ही है, एक्सपीरियंस हो चुका है आपको, इतने सारे सवाल करा दिए मैंने। अंदर क्या बचा? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये बचा बस। यही मेरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर इरेज करके स्टूडेंट्स। सो के की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, आंसर आपका जो ब्रैकेट के अंदर पॉलीनोमियल आ चुका है वही रहेगा। सो देयरफॉर हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के की कोई भी एक रियल वैल्यू हो सकती है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ऑल पार्ट्स आई हैव डन एक्सेप्ट 6 बहुत इजी है, उसमें 4 एंड 1 दिया, अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है। वो स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे एंड कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।